बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो 203 के ग्रैंड क्विज में आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको डिटेल से देखेंगे। हम जितने मर्ज़ी पास पेपर्स को सॉल्व कर लें, लेकिन एक मरतबा कम से कम पीपीटी फाइल्स को ज़रूर देख लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें और किसी पर इन्हिसार आपका ना हो, बल्कि अपने बलबूते पर आप क्विज़ करें। तो चैप्टर नंबर 1 को हम देखते हैं। 35 चैप्टर है। 26 दिसंबर को क्विज़ होगी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये पीसीआर की फुल फॉर्म है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बायोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और ये जो नाम है पॉलीमरेज, ये एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज से लिया गया है। आगे चले तो पीसीआर के दो इम्पॉर्टेंट काम बताए हैं। एक है कि डीएनए हम यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट के तौर पर और हम इस्तेमाल कर सकते हैं रेप्लिकेशन के लिए। अब अगर बात करें पीसीआर ए चेन रिएक्शन की, तो इस तरह के जो चेन रिएक्शंस हैं जिनमें डीएनए का टेम्पलेट एम्पलीफाई हो जाता है, यानी डीएनए के टेम्पलेट को एम्पलीफाई, इसलिए उसको कहा जाता है ए फॉर एम्पलीफाई, ताकि हम डीएनए को सही तरह से स्टडी कर सकें। अब कुछ पॉलीमरेज होते हैं हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ये है टैग पॉलीमरेज, जो कि एक एंजाइम है जो एक बैक्टीरिया थर्मस एक्विटस से लिया जाता है। थर्मस यानी आपको पता है कि हीट के बारे में है, और टैग पॉलीमरेज एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। सारी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। कंक्लूजन ये हुआ कि पीसीआर, इससे हम डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं और दीगर जेनेटिक मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं। पीसीआर के कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। तो 3 बेसिक स्टेप्स है पीसीआर के, एमसीक्यू आ सकता है। डीनेचरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, तीनों को हम बारी बारी देखेंगे। इनिशियल इनिटलाइजेशन स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, इस स्टेप में हमने करना होता है हीटिंग द रिएक्शन 93 डिग्री सेंटीग्रेड से 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने टेम्परेचर में 1 से 10 मिनट तक के लिए रिएक्शन को हीट करना होता है। तो इस फिगर्स को भी आपने याद कर लेना है। फिर हम करते हैं डीनेचरेशन। पहला स्टेप तो हो गया डीनेचरेशन में, इनिटलाइजेशन होगी। अब हम करेंगे डीनेचरेशन। सबसे पहले जो साइक्लिक इवेंट्स है, रेगुलर साइक्लिक इवेंट्स, हीट करेंगे हम उनको 20 से 45 सेकंड तक, 93 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब इतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से डीएनए टेम्पलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगा और डीएनए स्ट्रैंड यील्ड करेगा। अब ये होगा कि रिएक्शन टेम्परेचर को हम एकदम से 20 से 40 सेकंड तक 40 से 65 डिग्री पर ले आएंगे, और इस तरह से हम जो प्राइमर्स हमारे पास आए होंगे डीएनए के, उनकी हम एनीलिंग कर सकेंगे, यानी उन सबको हम एक स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट में एनील कर सकेंगे, बाइंड कर सकेंगे, जो पिछले स्टेप में टेम्परेचर हाई करने की वजह से बन गए थे। अब ये जो टेम्परेचर है स्टेप में, ये डिपेंड करता है कि डीएनए कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज़ कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप लोग टैग पॉलीमरेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर लेंगे ऑप्टिमम, लेकिन कॉमनली 72 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ होता है। ये एमसीक्यू तो पास्ट पेपर्स में आपको बड़ी दफ़ा मिल जाएगा। ओके, तो एक्सटेंशन जो तीसरा स्टेप है उसकी बात कर लेते हैं। इस स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। तो जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है उसको हम कहेंगे डी एनटीपीस, क्योंकि उसमें एक नया टेम्पलेट स्ट्रैंड ऐड किया गया है। तो ये हमारे पास आ गया तीसरा स्टेप। आगे चलते हैं हम, फाइनल इलोंगेशन। अब एक सिंगल स्टेप परफॉर्म किया जाता है 70 से 74 डिग्री सेंटीग्रेड तक 5 से 15 मिनट्स के लिए, और ये क्या करता है, ये पीसीआर साइकिल टू इंश्योर दैट एनी रिमेनिंग सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इज फुली एक्सटेंडेड, ये इंश्योर करता है कि जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रह गए हैं वो सारे के सारे फुली एक्सटेंडेड हो गए हैं या फिर नहीं। तो ये 5 स्टेप्स थे। इसके बाद है फाइनल होल्ड टेम्परेचर। इस स्टेप में आपने एक इनडेफिनिट टाइम के लिए 4 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड दे देना है, या फिर इस कम आप टाइम पे भी दे सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स थे जिसको हमने डील किया। 3 बेसिक स्टेप्स थे, लेकिन एक इसका शुरू करने के लिए स्टेप था इनिटिएशन स्टेप, और एक फिर फाइनल इलोंगेशन, और उसके बाद जो है वो हीट फाइनल होल्ड टेम्परेचर था।
पीसीआर में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोफ्यूज ट्यूब, थर्मल साइक्लर, डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर, बफर और मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम इन सबको बारी बारी करके पढ़ लेंगे। मेजर इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होते हैं उनमें एक डिस्टिल्ड वाटर भी है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स भी है और डीएनए पॉलीमरेज भी है। अब माइक्रोफ्यूज ट्यूब आपको नज़र आ रही है, छोटी छोटी सिलेंड्रिकल प्लास्टिक ट्यूब्स होती है जिनके कॉनिकल बॉटम्स होते हैं। अगर हम इनकी बॉटम्स देखें तो ये कॉन शेप में हो गए। अगर बात करें थर्मोसाइक्ल की तो ये पेल्टियर इफेक्ट पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ये अपना काम तेज़ कर देगा, तो ये इस बेस पर काम करता है थर्मोसाइक्लर। इसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेजेस है 3 तरह के। टैग पॉलीमरेज हम इस्तेमाल करते हैं जो आपको पता है कि हीट पॉलीमरेज है, पीएफयू पॉलीमरेज है और वेंट पॉलीमरेज है। इन तीनों को भी हम देख लेंगे। पीसीआर ट्यूब में जो इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, एक है यहाँ पर डीएनए आपको नज़र आ रही है, न्यूक्लियोटाइड्स नज़र आ रही है आपको, प्राइमर नज़र आ रहा होगा और टैग पॉलीमरेज नज़र आ रहा होगा। और ये आपको ओके टेम्पलेट डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अगर आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में आप आरएनए ही लेंगे, लेकिन आमतौर पर डीएनए टेम्पलेट इस्तेमाल होता है। अब पीसीआर के प्राइमर्स की बात कर लेते हैं। तो प्राइमर जो है वो एक डीएनए फ्रेगमेंट का 18 से 30 बेस पेयर्स लंबा होना चाहिए। 18 से 30 बेस पेयर्स यहाँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, प्राइमर्स स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और रैंडम भी हो सकते हैं। असल में जो प्राइमर्स होते हैं वो वही किसी पीसीआर रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पीसीआर रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन कौन करता है, तो प्राइमर्स ही करते हैं। अब बाइंडिंग साइट से जितना फासला होगा प्राइमर का, उतना आपको पीसीआर प्रोडक्ट का साइज़ पता मिल जाएगा। यानी अगर फासला ज़्यादा है तो जो प्रोडक्ट का साइज़ है वो भी ज़्यादा होगा। प्राइमर्स के कुछ फीचर्स हैं वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर प्राइमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अवॉइड इंटरस्ट्रैंडेड होमोलॉगीज, अवॉइड इंट्रास्ट्रैंड होमोलॉगीज। ना ही प्राइमर इंटरस्ट्रैंड होमोलॉगीज को इसको भी अवॉइड करता है और इंट्रास्ट्रैंड होमोलॉगीज को भी अवॉइड करता है। यानी टीएम ऑफ फॉरवर्ड प्राइमर इज इक्वल टू टीएम ऑफ रिवर्स प्राइमर। जीसी कंटेंट जो आएगा वो 20 से 80% आएगा। लॉन्गर जो है उसको ये अवॉइड करेगा। प्रोडक्ट साइज है वो 100 से 700 बेस पेयर्स होगा। टारगेट करता है स्पेसिफिसिटी को, जो आपने यहाँ पर अभी देख लिया। फार्मूला क्या है मेल्टिंग टेम्परेचर फाइंड करने का प्राइमर का, तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। टीएम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई जी प्लस सी, यानी आपने जी प्लस सी को पहले प्लस कर लेना है। यहाँ ए गवानीन साइटोसिन को एडेनिन थायमिन को प्लस करके, और आपने यहाँ 4 से इनको 2 से इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस कर देना है आपने अपने आंसर को। तो आपके पास मेल्टिंग आ जाएगी टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर आ जाएगा प्राइमर का। तो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज भी इनके आपसे पूछे जा सकते हैं और एक्सटेंशन रेट्स भी हो सकते हैं। अगर आप ये फाइल ले लें और यहाँ पर आप फाइंड कर लें तो जो पूछा जाएगा आपसे उसका बस नाम लिखिए, फॉर एग्जाम्पल वेंट लिखिएगा तो आपके पास ये सामने आ जाएगी। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रैंड क्विज में ट्रिक के तौर पर कि आपने कंट्रोल F लिखा और आपने जो आपसे पूछा गया है वो लिखा, तो आपको फिगर्स, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर्स याद करना, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ याद करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ उन्होंने फुल नेम्स दिए, जैसे टैग का है थर्मस एक्वेटिकस, टी फैलावस, टी थर्मोफिलस, टी और एलाइलिटोरेलिस, पीएफयू और फ्यूरियोसिस। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है। डीएनए पॉलीमरेज ये हमने देख लिया। स्टैंडर्ड पीसीआर रिएक्शन की बात करते हैं। तो इसमें आपको, आपने अगर प्रैक्टिकल्स की क्लासेस ले ली है, यानी मिड वाले में या ले रहे हैं, या आप अगर फाइनल में प्रैक्टिकल्स जब लेंगे, जिसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है पहले 6 प्रैक्टिकल्स की, और अगले जो 8 प्रैक्टिकल्स हैं उनकी भी डिमांड पर ज़रूर अपलोड करूँगा। तो वहाँ पर अगर आप लेंगे तो ये चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगी, सही तरह समझ आएगी। आपने प्राइमर लेना होता है, आपने एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, टीटीपी ये सब चीज़ें लेनी है। माइक्रोमोल्स में केसीएल लेना है आपने, ट्रिस लेना है आपने, बफर यानी मैग्नीशियम क्लोराइड 1.5 यूनिट्स पॉलीमरेज, कॉपीज़ ऑफ टेम्पलेट,
और आपका जो पूरा रिएक्शन वॉल्यूम होगा वो 50 माइक्रोलीटर का होगा। सबसे पहले हमने डीनेचरेशन करनी होती है, फिर एनीलिंग करनी होती है और आखिर में एक्सटेंशन करनी होती है। तो यही इनके 3 अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं। पहले केस में जब डीनेचर करना है तो 90 से 96, जब एनीलिंग करनी है तो 40 से 68 डिग्री, और एक्सटेंशन के लिए 70 से 72, और ये जो है वो कॉमनली 72 यूज़ होता है। स्टैंडर्ड पीसीआर रिएक्शंस कुछ आपके सामने दिए गए हैं, इनको भी आपने एक दफ़ा बस देख लीजिएगा। जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो समझा रहा हूँ आपको, और जो बस ऐसी है वो फिर रहने दें, कम वक्त में हमारे पास। स्टैंडर्ड पीसीआर रिएक्शन की बात करते हैं तो अगर हम एम्प्लीफिकेशन प्रोग्राम की बात करें तो एक सीरीज़ में 20 से 50 पीसीआर साइकिल्स होती है, सिर्फ एक सीरीज़ में। तो यहाँ यही इम्पॉर्टेंट बात थी। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, द पीसीआर प्रोडक्ट शुड बी ऑफ एक्सपेक्टेड साइज। अपने क्योंकि एक पीसीआर प्रोडक्ट का साइज़ पहले से आपने डिटरमाइन कर लिया होता है, कैसे, डिस्टेंस चेक करके प्राइमर का बाइंडिंग मॉलिक्यूल के साथ। तो वहाँ से आपका इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए। ओके, कुछ मिस प्राइमर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि प्राइमर्स की जो नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी वजह से कुछ मिस प्राइमर्स भी आ सकते हैं, इसका भी आपने ख्याल रखना है। अब ये प्राइमर डाइमर्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होते हैं, और जो मिस प्राइमर्स है वो नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बनते हैं। अब ब्लैंक रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कंटीमिनेशंस हो जाए तो फिर ऑब्वियसली उस रिएक्शन को हम कहेंगे ब्लैंक रिएक्शन। नेगेटिव कंट्रोल में क्या होगा कि एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन में जिनमें सारे रीजन्स हो और डीएनए टेम्पलेट एक टारगेट सीक्वेंस को लेकर रहा हो, तो उस तरह के कंट्रोल को हम कहेंगे कि ये नेगेटिव कंट्रोल है। तो ये बात हमें समझ आ गई कि पीसीआर प्रोडक्ट के साइज़ जो है वो शुड बी ऑफ द एक्सपेक्टेड साइज़, यानी जो हमने डिटरमाइन किया है उतना ही होना चाहिए। पीसीआर के टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास है नेस्टेड पीसीआर, मल्टीप्लेक्स, टच डाउन, सीक्वेंस स्पेसिफिक और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। प्रैक्टिकल में भी आपके टाइप्स ऑफ पीसीआर पूरा प्रैक्टिकल है, उसमें आप समझेंगे, बेहतरीन समझ आएगी आपको। लॉन्ग रेंज पीसीआर और होल जीनोम एम्प्लीफिकेशन, रैपिड पीसीआर, एपी पीसीआर भी हम कहते हैं, क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर। लॉन्ग रेंज पीसीआर, होल जीनोम एम्प्लीफिकेशन और काफ़ी सारी इसकी मिसालें हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं नेस्टेड पीसीआर की। नेस्टेड पीसीआर का काम क्या होता है कि जो फ्रैगमेंट हैं डीएनए के उनको एम्प्लीफाई करना, ठीक है। तो ये है नेस्टेड पीसीआर का काम, एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ फ्रैगमेंट। नेस्टेड पीसीआर सेकंड पेयर ऑफ प्राइमर। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा बेसिक टॉपिक है उसकी तरफ कि नेस्टेड पीसीआर का फ़ायदा क्या है। एक तो ये एम्प्लीफिकेशन करता है, नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर की बात करें तो ये एक ही वक्त में बहुत सारे टारगेट्स की, एक ही रिएक्शन में बहुत सारे टारगेट्स को एम्प्लीफाई कर सकता है। यानी एक ही रिएक्शन में अगर आप बहुत सारे टारगेट्स को एम्प्लीफाई करना चाहते हैं तो यू शुड हैव टू यूज़ मल्टीप्लेक्स पीसीआर। अब मल्टीप्लेक्स पीसीआर की बात करें तो इसके डायरेक्ट हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है लेबल्ड एम्प्लीकॉन साइजेस शुड बी डिफरेंट इनफ टू फॉर्म डिस्टिंक्ट बैंड्स व्हेन विजुअलाइज्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस। खैर यहाँ जब इम्पॉर्टेंट बात जैसे आएगी मैं आपको वो बता रहा हूँ। मल्टीप्लेक्स पीसीआर का इस्तेमाल क्या है। एक तो इसका इस्तेमाल मैंने को बता दिया कि आप डिफरेंट बहुत सारे टारगेट्स को एक ही वक्त में एम्प्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जो है ये आरएनए को डीएनए में डिस्क्राइब करता है। तो ये इस तरह से हम कहेंगे कि ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आरटी-पीसीआर, फर्स्ट स्ट्रैंड रिएक्शन। फिर आपने कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है ओलिगो डीटी प्राइमर्स से 1 घंटे में। सेकेंड स्ट्रैंड रिएक्शन होगी जिसमें डाइजेशन हो जाएगी सीडीएनए की और आरडीएनए हमारे पास बन जाएगा। इस तरह स्टैंडर्ड पीसीआर विद डीएनए ओलिगो प्राइमर्स हमारे पास बनेंगे। तो इसके खैर आपने एमसीक्यूज देखने हैं तो बस फिगर्स को, ये जो एक्सप्लेनेशन है इनको इतना आपने बस एक दफ़ा सरसरी नज़र देख लेनी है।
अब RT-PCR के यूज़ क्या है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के? एक तो इसका इस्तेमाल है प्रोफाइलिंग में, DNA प्रोफाइलिंग में, दूसरा जो है वो एक्सप्रेशन फाइंड करने में जीन का, और तीसरा इसका काम है RNA ट्रांसक्रिप्टेज के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना। तो ये 3 काम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम PCR ये RT-PCR नहीं है, RT-PCR है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, ये है रियल टाइम PCR या क्वांटिटेटिव PCR भी हम इसको कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फ्लोरोप्रोब्स जो है वो स्पेसिफिक टारगेट के साथ जुड़ जाते हैं और PCR के दौरान फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो रियल टाइम PCR इस्तेमाल होता है PCR प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए। इसको ये मैंने कहा इसे क्वांटिटेटिव PCR भी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। कुछ रियल टाइम PCR दिखाया जा रहा है आपको। ओके, qPCR जो है इस यानी क्वांटिटेटिव PCR, रियल टाइम PCR, इसका आम इस्तेमाल होता है DNA सीक्वेंस को देखना कि उसकी कितनी कॉपीज़ है, उसकी क्वांटिटी चेक करना। हॉट स्टार PCR ये एक ऐसी टेक्निक है जो नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन को रिड्यूस करती है। ये इसका इम्पॉर्टेंट फेल है। अच्छा, इसके भी जो यूजेस बताए गए हैं उनको देख ले कि दीज थर्मोफिलिक DNA पॉलीमरेजेस शो अ वेरी स्मॉल पॉलीमरेज एक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, इसलिए ये हॉट स्टार PCR होते हैं जो एम्प्लीफिकेशन करते हैं एट हाई टेम्परेचर। ऑलराइट, तो इसके बाद हमारा टॉपिक है एसिमेट्रिक PCR। इसका इस काम होता है कि एक स्ट्रैंड को, जो DNA का एक स्ट्रैंड है, सिर्फ उसको एम्प्लीफाई करना है दूसरे स्ट्रैंड की निस्बत। इसका काम होता है सीक्वेंसिंग, हाइब्रिडाइजेशन, प्रोफाइलिंग वगैरह, ये सारे काम इसी के सुपुर्द होते हैं। मतलब लॉन्ग PCR, ये लॉन्ग जो एक्सटेंडेड या लॉन्गर देन स्टैंडर्ड PCR होते हैं जिनके 5 से 10 किलो बेसिस होती है, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये लॉन्ग PCR। इसके बाद मिक्सचर्स ऑफ पॉलीमरेजेस, स्पेशल मिक्सचर्स ऑफ प्रोफिशिएंट पॉलीमरेज अलॉन्ग विद एक्यूरेट पॉलीमरेज सच एज PFU आर ऑफन मिक्स टुगेदर। इसका इस्तेमाल है टू क्लोन लार्ज जीन्स नॉट पॉसिबल विद कन्वेंशनल PCR। जो कन्वेंशनल PCR से हम बहुत बड़ी जीन्स को क्लोन नहीं कर सकते तो हम लॉन्ग PCR यूज़ करते हैं। अलील स्पेसिफिक PCR ये इस्तेमाल होता है SNPs को आइडेंटिफाई करने के लिए। और अगर बात करें हम इसकी एप्लीकेशंस की, तो उसने कहा होगा कि क्लोन टेक्निक या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जिससे हम SNPs को यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लोनी PCR ये इसका काम है बैक्टीरिया या यीस्ट क्लोन्स को स्क्रीन करना, ठीक है, फॉर करेक्ट लाइगेशन या प्लाज्मिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो क्लोनी उसी के नाम से आपने ज़हन में रखना है। अभी जो क्विज़ इसकी हुई थी उसमें भी 10 से 20 चैप्टर शामिल थे, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी ऐड थी। अगर अच्छी तरह से आपने उसको प्रिपेयर किया हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्लोनी PCR तो ये मैंने आपको बता दिया। इन सीटो PCR, इन सीटो PCR एक ऐसा PCR है जिसमें सेल के अंदर रिएक्शन होता है, ठीक है, सेल के अंदर। तो इसके जो इस्तेमालात हैं वो है कि नॉन जीनोमिक मटेरियल की डिटेक्शन करना RNA में और सेलुलर मार्कर्स की आइडेंटिफिकेशन करना। इसके बाद है इन्वर्स PCR। इन्वर्स PCR जो है वो स्टैंडर्ड PCR प्राइमर को यूज़ करता है रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इन्वर्स PCR। इसके जो इस्तेमाल है वो है कि इंटरनल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, ये इसका एक इस्तेमाल है। AFLP PCR। अब ये AFLP PCR क्या है? ये एक हाईली सेंसिटिव PCR है जो DNA में पॉलीमॉर्फिज्म्स को डिटेक्ट करता है। असेंबली PCR, असेंबली PCR जो है वो 2 या DNA के 2 से ज़्यादा पीसेस को एक पीस में असेंबल कर देता है। ओके, इसे यहाँ दिखाया जा रहा है 2 पीस और यहाँ पर ये असेंबल हो गया, असेंबली PCR। इसके बाद है सुसाइड PCR। सुसाइड PCR एक बहुत ही टिपिकल किस्म का PCR है जो पैलियोजेनेटिक्स में इस्तेमाल होता है, या फिर फॉल्स पॉजिटिव्स जो हमारे टेस्ट में आ रहे होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि स्पेसिफिसिटी को इंश्योर किया जाए और फ्रैगमेंट को एम्प्लीफाई किया जा सके। तो ये इसका काम है सुसाइड PCR।
PCR का। अब इसे सुसाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव्स को अवॉइड कर देता है। इसका एक और इस्तेमाल है कि प्राइमर्स कम्बिनेशन ओनली वंस इन अ PCR। इसके बाद है मेथाइलेशन स्पेसिफिक PCR। मेथाइलेशन स्पेसिफिक PCR जो है वो डीएनए के पैटर्न्स को इस्तेमाल कर डीएनए माइलिनेशन एट CpG आइसोलाइंस इन जीनोमिक डीएनए, इनके लिए इस्तेमाल होता है मेथाइलेशन स्पेसिफिक PCR। ओके, आगे चलते हैं हम इसके इस्तेमाल की तरफ। तो ये क्वांटिटेटिव PCR में ही इस्तेमाल होता है और ये मेथाइलेशन स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेथाइलेशन स्पेसिफिक PCR। इंटर सीक्वेंस स्पेसिफिक PCR। अब इंटर सीक्वेंस स्पेसिफिक PCR क्या है? ये एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की मेथड है जिसमें हम प्राइमर्स को सिलेक्ट करते हैं, सेगमेंट से रिपीट करते हैं और एक जीनोम बना लेते हैं जिनकी एक एम्पलीफाइड लेंस होती है। अब इस तरह के इंटर सीक्वेंस स्पेसिफिक PCR को हम ALU PCR भी कहते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस एडजेसेंट्स को एम्पलीफाई भी करता है। तो इसके जो दो काम हमने देख लिए, एक तो है यूनिक फिंगरप्रिंट्स को प्रोड्यूस करना और दूसरा काम है एम्पलीफाइड प्रोडक्ट लेंथ करना। अगली किस्म है PCR की लाइगेशन मीडिएटेड PCR। लाइगेशन मीडिएटेड PCR डीएनए के स्मॉल डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लिंकर्स को इस्तेमाल करता है। पहले उनको लिगेट करता है, फिर उनके फ्रेगमेंट्स बनाता है टारगेट डीएनए के। तो इसलिए हम इसे कहते हैं लाइगेशन, फिर मीडिएटेड PCR। इसके तीन इस्तेमाल हैं। एक है डीएनए सीक्वेंस, जीनोम वॉकिंग और डीएनए फुटप्रिंटिंग। ये जो वॉकिंग है जीनोम की, ये लिगेशन मीडिएटेड PCR की स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। होल जीनोम एम्पलीफिकेशन PCR। अब ये जो होल जीनोम स्पेसिफिक PCR है, इसमें प्राइमर्स डिज़ाइन किए जाते हैं टू बी डीजेनरेट एबल टू इनिशिएट रेप्लिकेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ टारगेट लोकेशंस। यानी बहुत सारे लोकेशंस को होल जीनोम एम्पलीफिकेशन को, जितने भी जीनोम्स हैं उन सब को टारगेट बनाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं होल जीनोम एम्पलीफिकेशन PCR WGA। मिनी प्राइमर PCR, ये एक जिसमें हम सिर्फ 9 या 10 न्यूक्लियोटाइड के बहुत छोटे प्राइमर्स यूज़ करते हैं। ये होता है मिनी प्राइमर PCR। इसका काम होता है शॉर्ट प्राइमर्स को जोड़कर एक्सटेंड करना। अब PCR के फ़ायदे क्या है, लिमिटेशंस क्या है? फ़ायदे तो है कि स्पेसिफिक है, सिंपल, रैपिड, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव तरीका है और ये लो क्वांटिटीज़ को एम्पलीफाई भी कर सकता है। ठीक है, डैमेज डीएनए पर भी काम कर जाता है। सेंसिटिव है, यानी जो चीज़ इसमें आएगी जो नहीं चाहिए उसको सेंस कर लेगा। फ्लेक्सिबल भी है। कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी। वो एक तो कंटेमिनेशन का रिस्क रहता है हर वक्त, प्राइमर कम्प्लेक्सिटीज़ बहुत होती है, प्राइमर बाइंडिंग साइड कम्प्लेक्सिटीज़ होती है, एम्पलीफायर जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते, इतने रेयर, इसकी स्पीशीज़ बहुत कम है और डिटेक्शन मेथड्स भी जो है उसमें भी प्रॉब्लम आता है, फॉल्स पॉजिटिव्स आ सकते हैं। PCR की एम्पलीफिकेशंस को हम देखेंगे। तो पहला इसकी जो एम्पलीफिकेशन है वो है इन्फेक्टियस डिसीजेज, जिनमें एड्स, TB, CMW, HY, HANI एट्सेट्रा, या बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस, उनको डिटेक्ट करती है। इसके अलावा लेटेंट वायरसेस की डायग्नोसिस में इसका एक रोल है। फॉरेंसिक एम्पलीफिकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका काम आता है। इसके अलावा म्यूटेशन अगर हो गई हो तो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है डीएनए को ट्रैक करके, और जो पेरिनेटल डायग्नोसिस है उनमें भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रीनेटल डायग्नोसिस है, फिंगर प्रिंटिंग, जीन थेरेपी, म्यूटेशन स्क्रीनिंग, इसको डिटेक्ट करता है ड्रग को डिस्कवर करने के लिए और जीनोटाइपिंग को क्लासिफिकेशन के लिए। मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी, एपिडियोमोलॉजी, इकोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन सब में PCR की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ओके, इसके बाद है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या इसका काम है। एक तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया को चेक करना, फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का पता लगाना, वायरस, ऑलमोस्ट जितने भी वायरस है वो सारे के सारे डिटेक्ट कर लेता है। फंगस जो है एस्पेरेगिलस, कैनिडिडा, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्सोमा, लिस्मानिया और बेबिसिया, ये सारे जो है इनको डिटेक्ट कर लेता है। PCR की बहुत सारी एम्पलीफिकेशन है साइंस के मैदान में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल, फोरेंसिक, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट में,
और जीन क्लोनिंग, स्क्रीनिंग, सब चीज़ों में पीसीआर इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर क्लिनिक्स में, डायग्नोसिस में, फॉरेंसिक साइंस में भी, क्रिमिनल्स को लीगल मैटर्स में भी इस्तेमाल होता है। जो पर्सन है उसका ब्लड लेकर, सलाइवा लेकर, सेमन लेकर या दूसरी टिश्यूज़ लेकर हम उसको चेक कर सकते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एक फोरेंसिक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के डीएनए को। एग्रीकल्चरल साइंसेज में जहाँ प्लांट्स में पैथोजेंस आ जाते हैं, जानवरों को एनवायरनमेंट में मसला आता है, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। प्लेंटियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन, एनिमल या प्लांट के जो रिमेन्स हैं वहाँ पर भी डीएनए की एनालिसिस कर लेता है। अब ये जो टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन आरएम सिस्टम की बात कर ले हम, तो 4 किस्में इसकी, हमारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 2। तो टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 सिस्टम वर द फर्स्ट टू बी कैरेक्टराइज्ड फ्रॉम ई कोली की 12। ये ए कोली की 12 है बैक्टीरियम, इससे ये कैरेक्टराइज हुआ टाइप 1। ये जो एंजाइम है ये 2 रिस्ट्रिक्शन सब यूनिट्स और 2 मॉडिफिकेशन सब यूनिट्स और 1 रिकॉग्नाइजेशन सब यूनिट पे, यानी टोटल 5 सब यूनिट्स हैं। 2 रिस्ट्रिक्शन, 2 मॉडिफिकेशन और 1 रिकॉग्निशन सब यूनिट है। टाइप 1 सिस्टम आर ऑफ लिटिल वैल्यू फॉर जीन मैनिपुलेशन, इसकी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं है। टाइप 2 की बात करें तो ये बहुत यूज़फुल आरएम है, यानी रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन है। टाइप 2 एंजाइम्स सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं और उसके दरमियान में कट भी कर सकते हैं। टाइप 3 एंजाइम्स की बात करें तो इनकी सिमेट्रिकल रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कर लेते हैं, काफ़ी बेहतर है ये भी। टाइप 2 की बात करें तो सिमिलर कोफैक्टर्स एंड स्ट्रक्चर टू टाइप 2, सेम कोफैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन अकर्स एट अ डिस्टेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन साइट दैट लिमिट्स देयर यूजफुलनेस। ओके, तो ये 4 इसकी 3 टाइप्स जो हमने अभी डिस्कस की है। ऑलराइट एवरीवन, यहाँ तक ही हमारा सिलेबस था जो हमें दिया गया है मिड टर्म क्विज़ के लिए। तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसके साथ अगर आपने प्रैक्टिकल्स को भी एक दफ़ा देख लिया है तो और भी ये आसान लगेगा आपको, बल्कि बहुत आसान है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पहले 35 चैप्टर है इसको आपने अलग से PDF फाइल बना ली इसकी, तो आपको फिर सर्च करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सर्च करने के लिए आपने कंट्रोल F दबाना होता है और आप उसे सर्च कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि मैंने एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन ग्रैंड क्विज़, तो वो भी ज़रूर देखें, आपको उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।